नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका और मेजबान अमेरिका होंगे आमने सामने। बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के सामने रखा 326 रन का लक्ष्य। स्मृति मंधाना ने लगाया वनडे करियर का 7वां शतक, मिथाली राज के रिकॉर्ड की बराबरी की। और यूरो 2024 में आज मेजबान जर्मनी का सामना हंगरी से, वहीं क्रोएशिया और अल्बानिया होंगे आमने सामने। और खेल समाचार में सबसे पहले खबर आईसीसी टी20 विश्व कप से जुड़ी हुई। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका और पहली बार विश्व कप खेल रही अमेरिका के बीच है। अमेरिका पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलते हुए सुपर 8 स्टेज तक पहुंचा है। सुपर 8 के मुकाबलों के लिए तैयार है वेस्टइंडीज के मैदान। ग्रुप दौर के रोमांच के बाद अब हर किसी को सुपर 8 के मुकाबलों का इंतजार है। इस कड़ी में आज मेजबान अमेरिका का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अमेरिका ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान किया है। टीम ने पाकिस्तान को हराकर खुद को एक नया आयाम दिया, तो वहीं इस टीम के कुछ खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर मजबूती की नींव पर खुद को आगे बढ़ाया है। वैसे ये मुकाबला एंटीगुआ में होगा, जहाँ की पिच गेंदबाजों के फेवर में रही है। यहाँ 17 टी20 मुकाबले हुए हैं और पेसर्स ने 62% विकेट लिए हैं। अमेरिका के पास एरोन जोन्स और सौरभ नेत्रवलकर जैसे नाम हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में अपने नाम की चमक को बिखेरा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है और उसके गेंदबाजों ने सभी 4 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे बड़े बल्लेबाज भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे हैं। दक्षिण अफ्रीका अपना पिछला मैच नेपाल के खिलाफ 1 रन से जीत पाया था और गत चैंपियन इंग्लैंड तथा मेजबान वेस्टइंडीज की मौजूदगी वाले ग्रुप 2 में होने के कारण वह अमेरिका को हल्के में नहीं ले सकता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल सीधे रुक करते हैं जम्मू का, जहां जम्मू के रियासी में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटना स्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। देखिए, तो ये आप देख रहे थे जम्मू के रियासी में पुलिस द्वारा जानकारी दी जा रही थी किस तरह से एक बड़ी वहाँ पर सफलता पुलिस के हाथ लगी है। और खेल की खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। भारतीय टीम सुपर 8 में अपने अभियान की शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ करेगी। ये मुकाबला बारबेडोस में होगा। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बारबेडोस मैदान का जायजा लिया। और एक बार फिर से रुक करते हैं जम्मू के रियासी में जारी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। रेस्क्यू में हमने देखा कि आम लोग उसमें ज्यादा शामिल हुए थे और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस बाद में पहुंची, लेट पहुंची थी। आप इस पर क्या कहेंगे? जो मैं वहां पे घटनास्थल सिंस मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुंचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था। बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहां पे पहुंच गई थी। वो वीडियोज और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं। वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल थे। कोई महिला भी अरेस्ट हुई है इस केस में? नहीं, अभी तक कोई महिला अरेस्ट नहीं की। जिस तरीके से एक OGW पकड़ा गया,
क्या ये बता रहा है कि कितने आतंकियों ने इस बस पे अटैक किया? क्या कुछ इसने 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे रुके थे। मैम, घटना के बाद ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं इनपुट थे पहले के, तो क्या मान के चले इस तरह के इनपुट थे, और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई। इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएं जो है, आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिव खोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा, और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके अटैक के रिगार्डिंग पुलिस के पास नहीं था। देखिए, उसमें मैं किसी की जिम्मेदारी की वजह से या किसी की चूक की वजह से उनको नहीं हटाया गया था। वहां पे एक मुझे ऐसे एसएचओ की जरूरत थी जो पहले भी वहां पे रह चुके हैं, जिनको एरिया की फेमिलियराइजेशन है, जिनको लोगों के साथ जो उनके पुराने सोर्सेज, जो पुराने उनके एसेट्स हैं, उनको वो अच्छे से उस चीज को हैंडल कर सके, उनको कांटेक्ट कर सके। इसीलिए एक पुराने इंस्पेक्टर को लगाया गया है एसएचओ, जो उस टाइम के द देन एसएचओ थे। वो फर्स्ट टाइम कोई थाना संभाल रहे थे, और जो जरूरत थी मुझे और वो मेरी टीम को, वो यही थी कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर एसएचओ लगे जो कि एरिया को पहले से जानता। मैम, कुछ रिकवरी भी हुई है इससे, जो पकड़ा गया, कुछ सामान मिला इससे, कुछ जो कनेक्शन बिल्ड करता होगी पाकिस्तान से है या किस तरह का कुछ कनेक्शन था इसमें? इसके पास से आज सच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज जो कि वो मिलिटेंट्स इसको देके गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई है। यात्रा में किस तरह की कमी देखी जा रही है इस हमले के बाद? कहीं न कहीं यात्रा जो है वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी। शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। बहुत से लोगों में डर है शिवखोड़ी को लेकर, यात्रा वैष्णो की यात्रा करे तो बहन लोगों को डर है, उनको क्या संदेश दें? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी एकदम मुस्तैद है। शिवखोड़ी श्राइन पे, उसके आसपास के इलाकों पे हम लोगों ने अपनी मैन पावर रिसोर्सेज काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, और वो श्राइन को कोई खतरा नहीं है। आप लोग आए, और जैसे आप यात्रा को हमेशा से करते आए हैं अपनी श्रद्धा पूर्वक, वैसे ही आगे भी करते रहें। It will be a premature statement for me to give or comment on anything like that as of now. As far as those militants are concerned, we are still interrogating and investigating. All Pakistanis? Yeah, they were all Pakistanis. Can you give us a chronology of event, how really happened, when they got in touch with this associate, where from they came out to this place, so that we can build on this story? He is, as per the initial interrogation, he is divulging the facts that 3 times those militants came to his place and he provided them food and shelter 3 times. And just before the day of attack, 1 day prior to the day of attack, they were residing at his place and they took food and shelter multiple times, and then he dropped them at the spot of incident via the dense forests of those areas, cross country, by taking them cross country. So as far as his role is concerned, this is what he has divulged so far. If there will be any other information after more interrogation on our part, we will let you know. They had been carrying out attacks in Rajouri. Why they chose this time Riyasi? There was input about Shikhori already started? No, there was no. तो रियासी से आप ये देख रहे थे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा संबोधित कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और आतंकी घटना से जुड़े मामले में पुलिस की जो कार्यवाही हुई है उसी के बारे में जानकारी दे रही थी। और यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए खेल समाचार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you.
This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं T20 विश्व कप की। भारतीय टीम सुपर 8 में अपने अभियान की शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ करेगी। ये मुकाबला बारबाडोस में खेला जाएगा। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बारबाडोस के मैदान का जायजा लिया। दूरदर्शन की टीम पहुंच चुकी है बारबाडोस, जहां से सुपर 8 का सफर शुरू होने वाला है आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का। आप देख सकते हैं ये है फेमस बारबाडोस का किंगस्टन ओवल ग्राउंड, जो कि अभी पहला मैच यहां पे भारत का होने वाला है अफगानिस्तान के खिलाफ। जो सुपर 8 में 8 जो टीमें हैं वो है इंडिया, ग्रुप ए से इंडिया और यूएसए क्वालिफाई कर चुकी है। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ग्रुप सी वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान, ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। इसी के साथ ये जो 8 टीमें इनको 2 ग्रुपों में बांटा गया है। ये जो मैच होने वाला है, पहला मैच इंडिया अफगानिस्तान का, ये इसी मैदान पे होगा। और आप देख सकते हैं ये कितना पुराना, कितना फेमस ग्राउंड है। यहाँ पे जो स्टैंड्स है डेसमंड हेन्स गॉर्डन ग्रीनिच के नाम पे है। ठीक बाहर इसके गैरी सॉबर्स का एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ था। गैरी सॉबर्स एक लेजेंड है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के। बारबाडोस में ये मैच होने वाला है, लेकिन उनका यहाँ पे बना के रखा हुआ था स्टैचू, बहुत शानदार। और ये जो स्टेडियम है, आप यूएसए के हम लोगों ने देखा न्यूयॉर्क का स्टेडियम और फ्लोरिडा का स्टेडियम, ये स्टेडियम जो है लगता है कि असली में क्रिकेट पहुंच गया है अपने घर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है वो बहुत ही रिच है और यहाँ पे बारबाडोस में भी ये पहला मैच इंडिया खेलने वाला है। याद बताना चाहूंगा, बारबाडोस में ही फाइनल भी खेला जाएगा 29 तारीख को। कैंपस स्टेशन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, किंगस्टन ओवल, बारबाडोस। आईसीसी T20 विश्व कप में ग्रुप दौर के रोमांच के बाद अब सुपर 8 मुकाबलों की तैयारी है। ऐसे में क्या है सुपर 8 की तस्वीर, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक तैयार हो जाइए। आईसीसी T20 विश्व कप पहुंच चुका है अपने सुपर 8 स्टेज पे। दोनों मेजबान वेस्ट इंडीज और यूएसए दूसरे चरण में पहुंच गए हैं, जो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 6 अन्य क्रिकेट दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे इस सुपर 8 स्टेज में। सुपर 8 क्वालिफायर्स में 2 मेजर ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, और ग्रुप बी में यूएसए, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका है। इसमें से 4 पावर हाउस टीमें भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया पिछले विश्व कप चैंपियन भी रह चुके हैं। सुपर 8 मैच वेस्ट इंडीज के 4 स्थानों पे खेले जाएंगे। एंटीगुआ, बारबाडोस, सेंट लुइस और सेंट विंसेंट में ये मैचेस खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की हर दूसरी टीम के साथ एक बार जरूर भिड़ेगी। प्रत्येक ग्रुप में शीर्ष में 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जो 26 और 27 जून को ट्रिनिडाड और टोबैगो और गयाना में आयोजित किया जाएगा। साल का सबसे बड़ा क्रिकेट कार्निवल शुरू हो गया है विंडीज में। क्रिकेट के उत्कृष्ट अविस्मरणीय क्षण और भयंकर प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए तैयार हो जाइए। कौन विजयी होगा और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पसंद है सेशन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबाडोस। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच बेंगलुरु में दूसरा एक दिवसीय मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 326 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 67 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की तरफ से शेफाली वर्मा 20 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुई। वहीं हेमलता ने 24 रन का योगदान दिया। इसके बाद आई कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर स्मृति मंधाना ने तेजी से रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। वहीं स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए एक और शतकीय पारी खेलने में सफलता पाई। पिछले मैच में भी शतक लगाने वाली स्मृति का वनडे करियर में ये 7वां शतक है। इसी के साथ उन्होंने भारत के लिए मिथाली राज के सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वे 136 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद हरमनप्रीत ने भी शतक लगाने में सफलता पाई। इस तरह भारत ने 3 विकेट पर 325 रन बनाए। हरमनप्रीत 103 रन बनाकर नाबाद रहीं।
इंग्लैंड के दौरे पर 7 मैच की T20 सीरीज खेलने गई भारतीय डेफ क्रिकेट टीम को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। पहले मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड की टीम 19.5 ओवर में 95 रन पर आउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम के बल्लेबाजी के समय 5 ओवर के बाद बारिश होने की वजह से आगे का खेल नहीं हो सका और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर विजयी घोषित किया गया। 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज संजू शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पैरा तीरंदाज सरिता अधाना पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और अब उनकी नज़र पैरालंपिक मेडल हासिल करने पर है। सरिता को भरोसा है कि पूर्व में उनके द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियां उन्हें पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने में मदद करेंगी। सरिता से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। हमारे साथ इस वक्त युवा पैरा तीरंदाज सरिता हैं साथ में, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और अब वो उसी की तैयारी में लगी हुई हैं। सरिता, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने पेरिस पैरालंपिक के लिए न केवल कोटा जीता बल्कि अपने आप को सिलेक्शन ट्रायल में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन अब शायद यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती, क्या कहेंगी? मेरा पहला गेम था वर्ल्ड चैम्पियनशिप। मैंने उसमें एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे और अपने देश के लिए कोटा लेके आई थी। पहला कोटा मेरा ही था, मैं लेके आई थी। और उसके बाद एशियन गेम में सिल्वर मेडल और एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, नेशनल और इंटरनेशनल मेडल सर। और सर अब ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ और ओलंपिक के लिए बस मेरा यही है कि मैं सर बहुत अच्छा करूँ और अपने देश के लिए मेडल लेके आऊँ। सरिता, जैसा कि आपने खुद बताया, अपनी उपलब्धियां आपने गिनाई, सारे मेडल्स आपने गिनाए, तो ये जो मेडल्स की जो संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो एज एन पैरा एथलीट, एज एन पैरा तीरंदाज, ये कितना ज़्यादा आप लोग के एक मोराल को बूस्ट अप करता है, कितना ज़्यादा एक मेंटली तौर पे मजबूत करता है जब आप इस तरह की प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रही होती हैं पेरिस पैरालंपिक के लिए? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने कम समय में सर मैंने इतना अच्छा किया और मतलब और भी अच्छा करूँगी सर आगे। मैदान पे होती हूँ, जब कहना चाहिए कि जब आप तीर चला रही होती हूँ तो शायद इतनी नर्वस नहीं होंगी जितना इस समय आप नर्वस है, लेकिन ये समझा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी एक जो नर्वस वर्ड होता है उससे पार पाने के लिए कि क्योंकि पैरालंपिक एक बड़ा मंच होता है जहाँ पर उम्मीदें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस चीज़ से आप वो चीज़ आप पे हावी ना हो, उसके लिए किस तरह से तैयारी कर रही हैं आप? सर एक गेम में एक डर होता है, लेकिन लगता है मतलब फिर अपने देश का नाम आता है तो उस देश के नाम के लिए पीछे मतलब पूरा डर हट जाता है, फिर कुछ नहीं दिखता सर, बस एक अपने देश का और अपना तिरंगा लहराते हुए देखना चाहती हूँ सर। उसके पीछे सारा डर, सारा सब चीज़ हट जाती है सर। अपने बारे में आप बताइए, क्या कुछ रहा, कैसे आप पैरा तीरंदाजी की तरफ मुड़ी, क्या कुछ वो घटनाक्रम रहे? सर मैंने 2020 में ओलंपिक खेला बच्चों ने, तो मैंने टीवी पे उनका वो देखा, तो मोदी सर को मिलते हुए देखा उनसे, तो बस मेरा लक्ष्य था सर कि मुझे मोदी सर से मिलना है। तो बस सर उसी लक्ष्य से मैं सर कटरा श्राइन बोर्ड में प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं साई सोनीपत में आके प्रैक्टिस की मोनिका मैम के पास। तो मोनिका मैम ने मुझे इतनी अच्छी कोचिंग दी कि मतलब अब मेरी सारी तैयारी मोनिका मैम करा रही है ओलंपिक के लिए भी सर। हमने देखा था कि पिछला जो सीज़न रहा था उसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो है वो शुरुआत देखने को मिली थी। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इस तरह के जो मंच अब ज़मीनी स्तर पर जो देखने को मिल रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा पैरा एथलीटों को? सर बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। ये है सरिता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तैयारी जो है वो पेरिस पैरालंपिक को लेकर के काफ़ी एक सही कहना चाहिए रूप में और सही माहौल के बीच में वो अपनी तैयारी को अंजाम दे रही हैं। ज़्यादा वो कुछ नहीं खुलासा करना चाहती हैं अपनी तैयारी को, ये समझा भी जा सकता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से कहीं भी खुद को भटकना नहीं देना चाहती। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।
खिलाड़ी अपने खेलों के माध्यम से न सिर्फ फिटनेस और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि खेल के अलावा देश और समाज के विकास के लिए की जा रही पहलों का हिस्सा भी बनते हैं। इसी बात की बानगी पेश की है पर्वतारोही कुमारी प्रिया और उनके साइकिलिस्ट साथी प्रदीप कुमार ने। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहाड़ों को कचरा मुक्त करने, महिलाओं के स्वास्थ्य, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उनकी शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व के राज्यों में एक साइकिल यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत गैंगटॉक से हुई, जो कि 8 राज्यों के 53 जिलों और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूते हुए कुल 3500 किलोमीटर की यात्रा को तय करके भारत बांग्लादेश की सीमा पर फूलबारी पर समाप्त हुई। बात करते हैं यूरो की। यूरो 2024 में आज मेजबान जर्मनी का सामना हंगरी से होगा। जर्मनी ने पहले मैच में स्कॉटलैंड को हराया था, वहीं हंगरी को अपने पहले मैच में स्विट्जरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। जर्मनी की टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो वो नॉकआउट स्टेज में प्रवेश कर जाएगी। वहीं हंगरी अगर इस मैच में हार जाती है तो उसके लिए प्रतियोगिता से बाहर होना लगभग तय हो जाएगा। आईसीसी T20 विश्व कप में शानदार गेंदबाजी की बदौलत अमेरिकी टीम को सुपर 8 में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सौरभ ने योगाभ्यास करते हुए एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में 32 वर्षीय तेज गेंदबाज को अपने योग कौशल का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। योग आज न केवल भारत में ही प्रसिद्ध है, बल्कि यह आज विश्व भर में अपनी विशेष पहुंच बना चुका है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े योग का प्रयोग कर हम अपने स्वास्थ्य को और अधिक दुरुस्त कर सकते हैं। तो आइए आज योग के महत्व को योग के संवाद के माध्यम से जान लेते हैं। इसके लिए हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी ने संपर्क साधा है योगाचार्य सुनील मान से। आप देखिए ये इंटरव्यू और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष योग संवाद में आज योग पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं योगाचार्य सुनील मान जी। सुनील जी, सबसे पहले तो इस संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार गवीश जी, और डीडी न्यूज़ के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। आचार्य जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, ये तो क्योंकि बात सही है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में योग यात्रा कैसे शुरू हुई, आपकी योग में रुचि कब और कैसे आरंभ हुई? गवीश जी, मैं हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव इसरेहड़ी से संबंधित हूं। मेरे पिताजी और माताजी किसानी की है उन्होंने, और बड़ा ही एक सामान्य सा जीवन यापन किया है। लेकिन मेरे जो पैतृक, मेरे दादा, मेरे परदादा पूर्वज रहे हैं, मेरे माता पिता हैं, वो बड़े आध्यात्मिक आत्माएं रही हैं। तो बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक माहौल मिला। उसके बाद जैसे ही मैंने 10वीं पास की तो पहली बार मेरे हाथ में पुस्तक आती है स्वामी विवेकानंद की, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके अंदर से मुझे एक थीम मिलती है जीवन की। वो मिलती है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। 2011 में एक ऐसा वाकया होता है कि मेरे माता पिताजी को कुछ स्वास्थ्य की संबंधित दिक्कतें आई। मेरी माताजी को कैंसर हुआ, पिताजी को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। तो वो जो जिम्मेदारी थी मेरी माता पिता के प्रति, तो मैंने कहा आप बॉम्बे आए, मैं आपका इलाज यहाँ कराता हूँ। लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम गाँव में रहे हैं तो आप गाँव में आके ही हमारी सेवा करें। तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे पुकारा और मुझे एक अंदर से ही आवाज़ आई कि आप राष्ट्र सेवा के लिए निकले हैं, लेकिन इस समय सेवा आपके घर से शुरू होनी चाहिए। उसी दौरान मैं कुछ योग से संबंधित गुरुकुल हैं उनमें जाता रहा, और वहाँ पर एक विषय निकल के आता है, वो आता है कि विकास हमेशा तनाव उत्पन्न करता है। और बॉम्बे में मैंने तनाव देखा था लोगों के जीवन में। तो अब वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने देश को तनाव मुक्त करूँगा, और तनाव मुक्त करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो योग के अंदर है। इस प्रकार से मैं योग से जुड़ा, और उसके बाद मैंने विभिन्न संस्थानों से योग यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले मैं स्वामी शिवानंदा के आश्रम में जाता हूँ, वहाँ से मैंने अपना योगा श्रोमणी का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद कृष्णानंदा योगशाला में मैसूर जाता हूँ, वहाँ से मैंने योगाचार्य का
अपना पूरा किया। उसके बाद मैंने हल्द्वानी से MA का योगा का कोर्स किया और उसके बाद हमने अपना आर्य पावर योगा के नाम से दिल्ली NCR में बहुत सारे संस्थानों की स्थापना की जो अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जी, तो इसका मतलब योग से आप स्वयं लाभान्वित हुए। और इस बार जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है, जो विषय निर्धारित हुआ है, वह भी है योग स्वयं और समाज के लिए। तो स्वयं आप किस प्रकार लाभान्वित अपने आप को मानते हैं और कैसे समाज को योग से लाभान्वित आप देखते हैं? देखिए गवीश जी, मैं अपने आप को इतना बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि योग ने मुझे चुना, क्योंकि मेरा विषय है राष्ट्र सेवा और योग के द्वारा मुझे वो मेरा ध्येय मिला, इससे मैं लाभान्वित हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें समाज किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है, कि योग आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तौर पर सबल बनाता है। आज के समय में विभिन्न प्रकार के रोगी जन हमसे मिलते हैं, हमारे सेंटर्स में आते हैं। किसी को BP की समस्या है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है। इस प्रकार हम योग के द्वारा इन सभी प्रकार की बीमारियों का निवारण करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि योग सुपीरियर और इन्फीरियर डॉक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। सुपीरियर डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले चाइना और जापान में था, बहुत एंशिएंट टाइम में। तो सुपीरियर डॉक्टर वो होता है जो आपको बीमार ना होने दे, और इन्फीरियर डॉक्टर वो होता है जो बीमार हो उसको ठीक करे। तो जो व्यक्ति बीमार है वो तो अपने आप को ठीक करेगा ही करेगा, लेकिन जो लगातार योग अभ्यास करता रहेगा वो हर प्रकार के रोग से मुक्त रहेगा। आज के जो दैनंदिन जीवन में योग को कैसे हम इनबिल्ट कर सकें, आपकी इस पर क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को एक बात कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समय निकाल के किसी भी योग संस्थान से 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स आप अवश्य करें। उसके अलावा फिर अगर बात आती है कि हम योग ना करें बल्कि यौगिक जीवन को जिएं, यौगिक जीवन को जीने के लिए हमारे दादा गुरु स्वामी शिवानंदा ने एक अनुपात निकाला है। उन्होंने कहा है योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब उस आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो, उसके लिए उन्होंने 4 रास्ते बनाए। उन्होंने कहा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो 1 किलो सब्जी में 1 किलो नमक की जरूरत नहीं है, 1 किलो घी की जरूरत नहीं है। उसको आप स्वाद अनुसार और अनुपात अनुसार डालेंगे। तो ऐसे ही आज के टाइम में जो लोग गृहस्थी हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, वो योग में कैसा अनुपात बनाएं। उसके लिए स्वामी शिवानंद ने कहा कि 60% आप कर्म योग करें, 30% आप राजयोग करें, 5% भक्ति योग और 5% ज्ञान योग। अगर 24 घंटे को अगर हम देखते हैं तो 8 घंटे हम सोते हैं, 16 घंटे हमें बचते हैं। 16 घंटे में भी 2 घंटे हम खाना पीना, नहाना धोना और ये बाकी आदि क्रियाएं हम करते रहते हैं। अब हमारे पास एग्रीगेट 14 घंटे बचते हैं। तो आज के समय के अनुसार 14 घंटे में से आपको 10 घंटे अपने काम को देने चाहिए। कर्मयोग करें 10 घंटे, जहाँ पर भी जाएं अपने काम को ईमानदारी से करें। स्टूडेंट हैं तो ईमानदारी के साथ पढ़ें, कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसको आप पूरी ईमानदारी और मेहनत लगन के साथ पूरा करें। उसके बाद 2 घंटे राजयोग करें, अपने तन और मन को दें। उसके बाद 1 घंटा डेली आपको ज्ञान योग करना चाहिए, अपने विषय से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित किसी भी विषय वस्तु को पकड़ें और हर दिन कुछ न कुछ नई चीजें सीखें। और 1 घंटा आपको उस परमपिता परमेश्वर का भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। तो योग आपके फोकस को, आपके एकाग्रता को बढ़ाता है। स्वस्थ तन और मन ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, अच्छे परिवार का निर्माण कर सकता है और अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो मेरी ये प्रार्थना है सभी माता पिता से, अपने बच्चों को डिग्रियां करवाएं, MBBS डॉक्टर, इंजीनियर बनाएं, लेकिन मैं कहूँगा 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स किसी योग संस्थान से जरूर करवाएं। तो ये बात तो तय है ही कि सरकार के साथ साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ता है, तभी किसी दिशा में पूरा देश आगे बढ़ पाता है। योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर DD न्यूज़ के इस विशेष संवाद में आपने बात की, समय निकाला, इसके लिए मैं पूरी टीम की ओर से, DD न्यूज़ की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार गुरुश जी, आपको, पूरी टीम को और DD न्यूज़ को और समस्त दर्शकों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम।